हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। शीर्षक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलाया जाता है। चलिए देखते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवान तैनात किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने? मुगल बादशाह ने। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यह संभव है कि रॉबर्ट क्लाइव के मौजूदगी में ये सब घटना घटित हुई होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये जो चित्र है, ये चित्र जो है इसके अनुसार एक भव्य समारोह में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। जिसको ये कार्य सौंपा था उसने ये चित्र बनाया है। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए एक घटना, बहुत बड़ी घटना की बात थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के अधिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अधिकतर मुख्य शासक ही बन गया था। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। उसको काफ़ी, जिससे वो इनकम हो सके, उसको आमदनी जुटाई जा सके, ये सोच रहे थे कंपनी। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती और बेचती रहे, जिससे घाटे और नफ़े के बारे में जाना जा सके। ये देखिए चित्र 1, ये चित्र फर्स्ट है। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए बंगाल और उड़ीसा और बिहार का जो शासक, उसको अंग्रेज़ों को बनाया गया था। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसे यह भी अपनी समझ में आ गया कि हमको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, यानी कि जो पहले शासन कर चुके थे उसको भी शांत रखना था, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये सब अंग्रेज सोचते थे। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, यानी कि इस चैप्टर में देखेंगे कि गांव के इलाकों को उपनिवेश वो कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, इनकम के स्रोत कैसे हुआ, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, मतलब अपने मन से फसल की खेती कैसे कराया। किसने? अंग्रेज़ों लोगों ने। कंपनी की आमदनी क्या थी, चलिए देखते हैं। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवान हो गई थी, लेकिन वह अभी एक खुद को जो है कि एक पावरफुल व्यापारी मानते थे। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी। कंपनी जो था टैक्स वो भारी भरकम चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उनका जो आकलन करना था उनमें से कई सारे लोग हिचकिचा रहे थे,
उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, यानी कि ज़मीन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, और जितनी कम हो सके उतनी कम दाम में वो रेशम और सूती के कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। इसी कारण से दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। 1765 से पहले, यानी कि 1765 ईस्वी से पहले कंपनी जो था ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे। सोना चांदी कहाँ से लाते थे? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। सोना लाते थे और इसके बदले सामान खरीदते थे। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। उसी पैसे से जो कि चीज़ों को खरीदते थे। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। जल्द यानी कि साबित हो गया कि बंगाल की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। वहाँ का जो कारीगर था वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। किस लिए भाग रहे थे? क्योंकि बहुत ही कम दाम में अपनी चीज़ों को वो ज़बरदस्ती बेचवाता था। कौन? कंपनी कारीगर से। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। किसान जो है वो टैक्स जो फसल पर फिक्स किया गया था वो नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। खेती जो चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। इसी कारण से जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई। देखिए चित्र 2, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ये देखिए, ये हाट बाजार है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ों खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे, यानी साप्ताहिक बाज़ार लगता था, वहाँ आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जब इकोनॉमी घट जाती तो इन बाज़ारों पर बहुत असर पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर उतना आदमी ही नहीं आते होंगे कोई बेचने के लिए या खरीदने के लिए। सत्रह 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बंगाल में कब अकाल पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। उनमें से कितने लोग मारे गए थे? 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी उस अकाल के कारण। कब? 1770 ईस्वी में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। बंगाल का जो जनसंख्या था करीब करीब 1/3 जनसंख्या खत्म हो चुकी थी, मृत्यु के घाट उतर गए थे। किसके कारण बाबू? अकाली के कारण। ये देखिए चित्र 3, चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? उसी समय ये चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था जिस समय लागू किया गया था। खेती में सुधार की शुरुआत। खेती में सुधार कब आया? चलिए देखते हैं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। कंपनी को यह सोचना पड़ा कि हम क्या करें जो कि आर्थिक स्थिति मेरी चरमराए नहीं। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर दो दशकों तक बहस चली। इस सवाल पर जो कि 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। उसी समय कॉर्नवालिस बंगाल का जनरल था। 1793 ईस्वी में
इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। तालुकदार और जमींदार के रूप में बहुत की मान्यता दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। अस्थायी मतलब कि फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा यानी कि बढ़ा या घटा नहीं जाना चाहिए। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, यानी कि टैक्स उसको रेगुलरली मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या, उस समय जो समस्या हुआ था, चलिए उसके बारे में देखते हैं। मगर अस्थायी बंदोबस्तों ने भी समस्या पैदा कर दिया। उस समय जो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त का जब लागू किया, उसमें भी अस्थायी बंदोबस्त में एक समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। अभी भी ज़मींदार जो था वो ज़मीन में खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, यानी कि टैक्स जो तय किया था, वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। यानी उस टैक्स को देने में किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी ज़मींदारी छीन लेती थी। यानी कि जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, उसके खेत को जबरन जब्त कर लिया करती थी कंपनी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, मतलब कि बेच चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। 19वीं सदी के जो फर्स्ट दशक था, उनके बीच कुछ चेंजेस मिले। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। बाज़ार में जो महंगाई थी वो ऊपर चढ़ी और खेती का विस्तार भी होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे ज़मींदार जो था उनकी आमदनी में बहुत कुछ सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। क्योंकि कंपनी जो था वो फिक्स टैक्स जो था फिक्स कर दिया था, और इधर बाज़ार में दाम का उतार चढ़ाव, मतलब कि उतार चढ़ाव हुआ और अधिकतर चढ़ा ही रहा, तो इस लेकर ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। कंपनी जो था अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टैक्स में तो चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ज़मींदार जो था अभी भी ज़मीन को बेहतर बनाने में उसका कोई दिलचस्पी नहीं था। उनमें तो कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गवा चुके थे। उनमें से कई ज़मींदार जो थे शुरुआती दशक में ही ज़मीन गवा चुके थे, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जबरन उसके कब्जे में ले लिए थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी के निवेश का खतरा उठाए। जो चीज़ बचा था उनको भी अब परेशानी का खतरा, आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब कि बहुत हमको टैक्स लगेगा, इसी के कारण वो चीज़ ज़मीन को बड़ी तरीके से वो अच्छी फसल नहीं लगाते थे। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। उन्हें जो किसान अच्छी फसल उगाते थे उनको ज़मीन के सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं था। गतिविधि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। अच्छा, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। कोलब्रुक एक आदमी है, उसका ये कहना है। देखिए, बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। मतलब कई ज़मींदार खुद से खेती नहीं करते थे, वे औरों के
पट्टे पर ज़मीन दे देते थे, यानी पट्टे या बट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। जिसको ज़मीन दिया उससे भारी पैसा लेते थे। सन 1860 ईस्वी में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। उसने लिखा था कि ये कभी काश्तकार जो है कि अपने खुद को कर्जे से बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। जब सारा टैक्स ज़मींदार को ही देगा, यानी बट्टे के हिसाब से, तो उनको फ़ायदा क्या होगा। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दिया। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, यानी कि अधिक था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। वो कभी भी ज़मीन ले सकता है। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, यानी कि व्यापारी महाजन, यानी कि व्यापारी से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर यदि वो कर्जा नहीं दे पाता था, यानी कि लगान नहीं चुका पाता था, उनका जो पूर्वज का ज़मीन था, पिता दादा का, तो उन पर वो कब्जा कर लेते थे। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्ती में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। राजस्व बंदोबस्ती में दोबारा चेंजेज करना बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है, ये मन में सवाल होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, यानी कि इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में कहाँ है, यूपी में है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक हॉल्ट मैकेंजी एक अंग्रेज था, उसने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया। कब किया गया था? 1822 ईस्वी में उसको लागू कर दिया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए, उसको जो है कि बचाकर रखना ही चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। मैकेंजी के आदेश पर जो वहाँ के जो कलेक्टर था वो जाकर गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। अलग अलग समूह का जो रीति रिवाज था, कल्चर था, उनको एक फाइल में नोट किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, यानी कि महान से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। हर खेत के जो राजस्व होता था उनके सभी का हिसाब लगाया जाता। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, इस राजस्व को फिक्स नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। मैकेंजी ने ये चालाकी किया कि फिक्स नहीं किया राजस्व, यानी कि कोई टैक्स फिक्स नहीं किया। समय समय जैसे बढ़ता जाएगा उस पर चेंजेस टैक्स में करते जाएंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये किया मैकेंजी ने। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा ज़मींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। यानी कि वहाँ को जो ज़मींदार था, जिसका पहले ज़मींदार किसको बोलता, जिसके 100 बीघा 20 बीघा, उससे हटाकर, उस ज़मींदार से हटाकर सारी राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसको सौंप दिया? गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये जो व्यवस्था मैकेंजी ने लाया, इस व्यवस्था को कौन सा नाम दिया? महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महलवारी बंदोबस्त कौन करता था? तो गांव का मुखिया करता था। मुनरो व्यवस्था क्या है?
ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अस्थायी बंदोबस्त यानी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। मैकेंजी ने जो व्यवस्था लाया था उनको अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार यानी कि रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। यह रैयतवाड़ी का व्यवस्था जो था इनको अपनाकर भी देख लिया गया था। जो टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों में कंपनी ने जो कब्जा कर लिया था उस पर ये अपना कमान भी शुरू कर दिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। पूरा दक्षिणी जो भारत थी वहाँ भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, यानी कि दक्षिण भारत में ज़मींदार नहीं थे। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधा किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। यानी कि दक्षिण भारत में कोई ऐसे ज़मींदार नहीं थे जिसके पास 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा ज़मीन था, वो दक्षिण भारत में नहीं था। उसने रीड और मुनरो ने यह तय किया कि क्यों न हम किसानों से ही टैक्स लें, राजस्व वसूल करें, राजस्व आकलन। और उसने यह ही किया। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों को रक्षा करनी चाहिए। ये देखिए चित्र 4 मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो का ये चित्र है। 1819 से लेकर 1826 का इसका शासनकाल था। आप कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? आप एक किसान हैं, आप उस समय के किसान हैं जिस पर कंपनी का दबदबा था। आप अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप इंग्लैंड में क्या चीज़ लिखिएगा, भेजिएगा, आप एक नोट में लिखिए। सब कुछ ठीक नहीं था। उस समय जो था कि सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। ज़मीन का जो आमदनी था उस समय टॉमस और मुनरो ने अधिक जो टैक्स फिक्स कर दिया था, तो उसके कारण जो था राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा टैक्स तय कर दिया और उनकी समस्याएं जो था बहुत चरमराने लगी। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। किसान जो टैक्स था वो राजस्व नहीं दे पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। रैयतवारी जो गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। बहुत सारे क्षेत्रों में जो था गांव खाली हो गया। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। ये दोनों शासकों को लगता था कि ये जो हम टैक्स लगाएंगे इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ। यूरोप के लिए कौन सा फसल उगाए जाते थे, चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है। यानी कि अंग्रेज़ों को यह लगता, एक तो ज़मीन पर टैक्स ये अपने मनमानी से लगाते थे, उसके बाद
वो किसानों को फसल भी अपने मनमानी से ही करने के लिए कहते थे कि जैसा हम फसल कहेंगे लगाने के लिए वैसा ही लगाइए। ये चीज़ था उस समय, और किसान लगाते भी थे। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पर पूरा जोर लगा दिया था। 18वीं सदी के आखिरी तक बुझिए, आखिर तक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों की कंपनी, उन्होंने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। यानी अफीम और नील की खेती 150 साल तक वो उगाते रहे। इसके बाद भी देश के कई अलग अलग हिस्सों में किसी न किसी फसल के लिए वो किसानों को मजबूर करते थे कि आप लगाइए, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपसे ज़मीन छीन लेंगे, ये कर लेंगे, कई सारे बातें हैं। बंगाल में पटसन यानी कि पटवा, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में, संयुक्त प्रांत कहाँ है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, ये सभी चीज़ें जबरन उगाते थे। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए, कई हथकंडे उन्होंने अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। उत्पादन की एक ऐसी ही पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6, चित्र 5 ये है, चित्र 6 ये है। में सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीर दी है। सूती कपड़ा को जो छाप है उनमें 2 तस्वीर दी गई है। बाईं तरफ यानी कि इधर साइड, बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छपे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छाप हैं। ये फूल वाले छाप हैं। दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ये गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में छाप समान है कि गहरा नीला रंग ही यूज किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? नील। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया होगा? यह रंग किस तरह पैदा किया गया? खेती से उपजाया, किसानों से ज़बरदस्ती मार मार कर वो नील उगाते थे और उनका सारी प्रक्रिया किसानों से ही करवाते थे। उसी तरह नील उपजाया होगा। और कैसे? अंग्रेज तो चुतिया होता ही था। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय जहाँ भी नीला रंग दिखाई देता होगा संभवतः भारत में ही उसको उगाने के लिए अंग्रेज लोग मजबूर करते होंगे। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। पूरी दुनिया में नील कहाँ से जाता था? भारत से ही ले जाया जाता था। वो मजबूरन ज़बरदस्ती किसानों से उगवाते थे। भारतीय नील की मांगें क्यों थीं? पूरा देश में, विश्व भर में भारतीय नील की ही मांगें क्यों थीं? चलिए देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्मी के इलाकों में ही उगता है। गर्मी क्षेत्रों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े को रंगने के लिए इंडियन नील का जो है कि इस्तेमाल यूजेज किया जाता है। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी। उस समय जो था, उस टाइम भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब कुछ ही मात्रा यूरोप बाज़ार में पहुंचता था। यूरोप के बाज़ार में पहुंचता था। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। स्वाभाविक है, जो चीज़ हमको कम क्वांटिटी में मिलेगा उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। नील की तरह
रंग दिखने वाला वुड का पौधा यूरोप में लगाया जाता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। वुड पौधा कहाँ उगता है? शीतोष्ण क्षेत्र में अभी भी उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा जो था उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डाला, यानी कि वहाँ को जो पावरफुल सरकार था उन पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। वहाँ जो नील, भारत से जो नील आते हैं उस पर रोक लगाया जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़े रंगाते थे वो भारतीय नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग व्यंजन और फीका होता था। यानी वुड पेड़ से जो रंग निकलता था वो बैंगनी निकलता था और फीका भी होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। यानी कि नील पर पाबंदी लगाने के लिए ढील में अपनी सरकार को मना भी लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। यानी कि यहाँ से नील को बंद कर दिया, भारतीय नील को बंद कर दिया और वहाँ भी नील की खेती उपजाने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए, यानी कि वहाँ भी नील की खेती अच्छी तरह से करने लगे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। 18वीं शताब्दी के आखिर लास्ट तक भारतीय नील की जो था मांग बहुत बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, यानी कि औद्योगिकरण मतलब कि वहाँ पर फैक्ट्री लगाना शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा था, बहुत बढ़िया था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था और यहाँ से नील ले जाया जाता था। तो बात स्वाभाविक है, जब कपड़ा ज़्यादा बनेगा तो नील की मांग ज़्यादा होगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति कई कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। 1783 से लेकर 1789 ईस्वी यानी कि 6 साल के बीच दुनिया का नील का उत्पादन जो आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब बताइए यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारतीय तो अपने काम में लग गए थे और कहाँ से लेता? बगान किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बगानों का जिक्र किया जाता है। ये देखिए, उस समय बगान होता था, उस टाइम एक विशाल खेत होता था, यानी कि 5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, यानी कि 100 बीघा के इतना होता था। बगान का मालिक, उसका मालिक जो था बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाता था। उस पर ज़बरदस्ती, पहले तो जिसके पास ज़मींदार लोग को ही इतना न होगा, वो ज़मींदार लोग ज़बरदस्ती उन पर काम करवाना चाहता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। नील जब ज़्यादा मांगने लगा तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इनकी खेती पर जोर दिया जाने लगा। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। बंगाल में जो पैदा होता था नील पूरी दुनिया में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। कितना था? लगभग 30% था। कब? 1788 ईस्वी में।
1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी कि ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील, भारतीय नील का हिस्सा कितना था? 95%, यानी कि 95% वो ब्रिटेन, 95% यानी 95% भारत का नील ब्रिटेन गया था। कब? 1810 के ईस्वी में। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, यानी कि इन्वेस्ट करने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। उस समय जो सिपाही लोग भी थे वो काम को छोड़कर नील की खेती पर जोर देने लगा। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए। वो इंग्लैंड से भारत आ गए, किसके लिए? नील की खेती के लिए। और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बहुत सारे पैसा देने को तैयार थे। नील की खेती कैसे होती थी? चलिए देखते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। मतलब कि मकान मालिक जो था, यानी कि ज़मीन मालिक खुद से ही नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ऐसे ही नील की खेती की जाती थी। निज खेती की समस्याएं क्या क्या होती थी, चलिए देखते हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। नील की खेती कहाँ किया जाता था? सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पर ही किया जाता था। ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। नील की खेती के लिए बहुत बड़े खेतों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा होता गया। इससे टकराव जो था और पैदा हो जाता था, यानी कि जो पहले से खेती करता था उनको हटवा दिया जाता था कि आप नहीं खेत करेंगे, कंपनी खेत करेगी। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। वो उस समय मज़दूर भी खोजते तो नहीं मिलता था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूर की ज़रूरत होती थी। जहाँ पर बड़ा बागान है वहाँ पर कई सारे मज़दूरों यानी आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान खेती में व्यस्त रहते थे। जब किसान जो था उसी समय वो नील कटाई किया जाता था जब धान की खेती होती थी। ये देखिए चित्र 7, सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत। सेंट डोमिंगियो में बगावों की वो देखिए बगावत, वाह उस समय कैसा था। गुलामों की बगावत अगस्त 1791 ईस्वी में, 1791 के जनवरी में उस्कूदोलस्की का चित्र है। ये चित्र कहाँ है? उस्कूदोलस्की का यह चित्र है। कब का है? 1791 ईस्वी का। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन किया था। नील और किसका उत्पादन किया था? चीनी का उत्पादन किया था। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम अफ्रीका का गुलाम था। 1791 ईस्वी में बगावत पर उतर आए। अफ्रीका का गुलाम 1791 ईस्वी में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिया। पूरा बागान को ही जला दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। वहाँ को जो धनी मालिक था उनको मार डाला। 1792 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी।
1792 ईस्वी में फ्रांस ने किस देश ने फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दिया। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई, जिसके कारण देखिए नील की खेती जो कि था ठप हो गया। अब गुलाम किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति होता है उसे गुलाम कहते हैं। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होता, वो सिर्फ अपने मालिक के इशारों पर ही काम करेगा। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। हल और बैल की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होगी। देखिए उस समय किसी की ज़मींदार के पास यानी किसी किसान के पास 1000 बीघा ज़मीन हुआ करता था। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। देखिए उस समय जो था हल को खरीदना था, और देखिए 1 बीघा की नील की खेती करने के लिए उसको 2000 हलों को खरीदना था। मतलब हल को खरीदते तब वो 1 बीघा नील की खेती को संपन्न कर पाते। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। किसानों के पास भी उतनी हल नहीं होती थी जितना 1 बीघा ज़मीन के लिए नील की खेती उत्पादन करते थे। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त हो रहते थे। जिस समय नील की खेती के लिए जो क्या कहते हैं उसको, नील की खेती के लिए हल का ज़रूरत पड़ता था, जुताई के लिए हल का ज़रूरत पड़ता था, उसी समय धान की खेती में भी हल और बैल दोनों व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलने में हिचकिचाते थे, यानी कि ज़्यादा हम खेती नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो ज़मीन था रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। ऐसी कंपनी जो था गांव के मुखिया को भी अपने दबाव में रखता था, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। अनुबंध पर जो कि था सिग्नेचर करते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। बगान मालिक से नगद वो कर्ज ले लेते थे। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। जिससे वो कर्जा लेता था उसका ये तर्क था, मतलब कि उसका ये रूल था कि मेरी ज़मीन पर 25% जो है कि नील की खेती तुम करोगे। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। बगान मालिक जो था उनको ये सारा उपकरण यानी कि सारा एक्सेसरीज उनको देते थे। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर ही रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिलता था। रैयत को नया कर्ज मिल जाता था, यानी कि पिछला बकाया जो देता था तब उसको नया कर्ज दिया जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था और वही प्रक्रिया दोबारा ही शुरू हो जाता था। बीघा, देखिए बीघा किसे कहते हैं? जमीन का एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। देखिए उस समय 1/3 एकड़ कर दिया था। चित्र 8। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। देखिए नील का खेती जो था, नील का कटाव जो अधिकतर पुरुष ही करते थे, महिला नहीं करती थी। चित्र 9, ये देखिए 9 है। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठर। खेतों से फैक्ट्री, देखिए खेतों से फैक्ट्री में जो
लाए जाते थे। नील का उत्पादन कैसे होता था? देखिए, चित्र 10, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र 1863 ईस्वी में खींचा गया ये चित्र है। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों को फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे, बगान मालिकों के फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 टुकड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। रंग बनाने के लिए 3 से 4 टुकड़ों की ही ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद जो था, प्रत्येक हौद का जो था अलग अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। इस हौद को क्या कहा जाता है? किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था। अब जो उसके बाद वेस्ट जो बचा उसको निकाल दिया जाता था और द्रव्य की ओर एक हौद में छान लिया जाता था। द्रव्य को जो होता उससे जो मटेरियल निकलता था उनको एक हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था, यानी कि दूसरा हौद जो था ये हौद उसके ठीक नीचे में होता था। दूसरा हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था, यानी पैडल से उसको खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और इसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। जब ये नीला हो जाता था उसमें जो था चूने का पानी मिलाया जाता था। धीरे धीरे नल की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। ऊपर जो था फ्रेश मटेरियल निकल जाता था। तो द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी कि निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। उसको निचोड़ कर उस वेस्ट को निचोड़ कर सुखाने के लिए धूप में दे दिया जाता था। चित्र 10, बिक्री के लिए नील तैयार है। देखिए, बिक्री के लिए नील तैयार है। आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। देखिए, मुहर लगा रहे हैं उन पर। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। मजदूर उनको एक टुकड़े में सुखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए, चित्र 11, नील के पौधों को हौद तक औरतें ही धोकर लाती थी। नील की फसल को पुरुष काटते थे और उसको ढोकर हौद तक लाती थी औरतें। चित्र 12, हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल के लिए खड़ा है। ये देखिए, ये पैडल इसी से वो वेस्ट को हिलाता था। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। देखिए, यहाँ तक वो नील था, उसको हिलाने के लिए यह डंडा, और उसको 8 से 12 घंटा उसको 8 से ज़्यादा रखता था। वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, उस समय वाट चलता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। नील की खेती करते थे उन पर किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ और कंपनी को फ़ायदा बहुत हुआ। समस्याएं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान
अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे। लेकिन नील के साथ परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती। नील जब कट जाता था वहाँ पर धान की खेती नहीं हो सकता था। नील विद्रोह और उसके बाद देखिए मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। नील की खेती से बंगाल के किसानों ने कब इनकार कर दिया? 1859 ईस्वी में इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान देने से भी इनकार कर दिया। रैयतों ने बगान मालिक जो टैक्स लेते थे उनको भी टैक्स देने से मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। काम करने के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि जाओ तुम काम नहीं करोगे, इसे जो होता है बहिष्कार, वो सब कर दिया गया, जिससे मजदूर भी वहाँ काम करने के लिए नहीं जाते थे। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता यानी कि एजेंटों की पिटाई की गई। बगान मालिकों की तरफ से, बगान का मालिक जो था उनकी तरफ से वसूली के लिए जो आता था एजेंट, उसकर सभी लोगों ने पिटाई कर दी, यानी रैयतों ने पिटाई कर दी। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे केवल नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों को लठियालों यानी कि लाठीधारी गुंडों से हम डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता था, ऐसा जो था कभी कभी ही होता था कि हम ये बगावत करेंगे। 1859 ईस्वी में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। यानी कि जिन गांव के मुखिया पर ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराया गया था कि हम जबरन आपके गांव से टैक्स लेंगे, उन्हीं मुखियाओं और ज़मींदारों ने जो था कि बगावत शुरू किया। सभी किसानों को इकट्ठा किया और उनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने गए। जमींदार दूता गांव को घूमने के लिए कि आप ये सब चीज़ मत कीजिए, हम लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं तो आप भी बहिष्कार कीजिए। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। 1857 का जो तो विद्रोह था उसके बाद भी एक विद्रोह से वो डरा हुआ था, इसी विद्रोह से डरा हुआ था। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। 1859 का जो सर्दी का समय था, उन्होंने इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। रैयतों को लगा कि सरकार जो है उनकी दुर्दशा से परेशान है, उनको लगा कि परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि नील का जो खेती करेगा उनको ये दबदबा नहीं दिया जाएगा कि आप नील की ही खेती करेंगे या आप इस चीज़ की खेती करेंगे। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। रैयतों को यह लगा कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती नहीं करने के लिए हुक्म दे दिया है। नील गांवों का एक गीत, देखिए नील गांवों का एक गीत कौन सा था? संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और
सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इसमें से एक गीत इस प्रकार था। मौला होती के बगान के मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इसी बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सकेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। वे अपनी लाठियों का जान में नहीं गंवाएंगे। रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। ईडेन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उसने अपने विद्रोहों का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की ओर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। बड़े बड़े लोग भी, पढ़े लिखे समझदार लोग भी नील के खिलाफ लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। सरकार ने कहा ये गलत बात है कि आप नील की खेती के लिए आप जबरन किसान को घाटे में लेके जा रहे हैं, उन पर ज़बरदस्ती टैक्स लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। 19वीं सदी के लास्ट में जो था वो कृत्रिम रंग का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। फिर वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। सफल रहा। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील की दुर्दशा देखने को कहा। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। किस आंदोलन की? चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। देखिए स्रोत 3, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 ईस्वी को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें पर खेती करना चाहोगे? उसके अध्यक्ष ने कहा। हाजी मुल्ला कहता है, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। मुझे नहीं पता कि कोई भी शर्त हमको संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला कहता है, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये कहा हाजी मुल्ला ने। ये श्री साले ने भी पूछा और उसके अध्यक्ष ने भी पूछा, कंपनी के अध्यक्ष ने भी। नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 सबूतनामा पृष्ठ संख्या 67।
ये देखिए बिहार के ऐसे ऐसे आदमी हैं। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। आप थिंकिंग कीजिए कि नील आयोग के सामने आप गवाह दे रहे हैं। WS सीटन कार आपसे पूछते हैं रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो यही होगा कि आप हमको 4 गुना पैसा दीजिए, आप हमको 1 गुना, हम आपको 1 गुना पैसा देंगे, तब करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।